नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। इस समय देश में दो मुद्दों की बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसमें से एक जो नीट पेपर लीक को लेकर या देश में जितने भी पेपर लीक अभी तक हुए इन सब के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है। सोनम वांगचुक पिछले 17 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार अभी तक बातचीत के रास्ते नहीं खोल रही, यानी सरकार कोशिश भी नहीं कर रही है कि वो एक बार इस मुद्दे पर चर्चा करे या उनकी मांगों को सुनने की कोशिश करे। अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक्शन लेने की बात तो बहुत दूर है। वहीं दूसरा मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा। इस पर भी पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, खासकर यूपी के अंदर तो बहुत ज्यादा गुस्सा है और फिर भी सरकार की तरफ से चंपत राय, अनिल मिश्रा या तमाम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी है या जो इस पूरे चंदा चोरी जो प्रकरण है या पूरा जो मामला है उसके खिलाफ सबसे ज्यादा जिन पर सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि शायद अब बड़ी मछलियां भी फंसेंगी, लेकिन फिलहाल सरकार पर निगाहें हैं कि वो कब इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, लेकिन सरकार नहीं ले रही है। लेकिन इन सब को लेकर भले ही सरकार चुप बैठी है, पर विपक्ष ने हल्ला बोल कर दिया है। विपक्ष अब पूरी प्लानिंग कर चुका है, एक बड़ा प्लान तैयार कर चुका है कि कैसे छात्रों के मुद्दे पर या फिर राम मंदिर के मुद्दे पर या फिर उन तमाम मुद्दों पर जो जनता के हित में नहीं है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, सरकार अपने कानों को बंद करके बैठी है, उन सभी मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा 20 जुलाई को, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उसके लिए विपक्ष की तरफ से बड़ा प्लान बना लिया गया है। सबसे पहले 16 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। उसके बाद 17 तारीख को कांग्रेस की तरफ से छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है उसका देहरादून में राहुल गांधी एक बार फिर पहुंच रहे हैं और वहां पर उसी तरह छात्रों से मुलाकात करेंगे। अभी तक की जो जानकारी निकल कर आई है, कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है राहुल गांधी के उस कार्यक्रम के लिए। और इसके अलावा निगाहें टिकी हुई हैं 20 तारीख पर, 20 जुलाई, क्योंकि मानसून का संसद सत्र शुरू हो रहा है और तो और जंतर मंतर पे जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में जो पहुंच रहे हैं वहां डेली, वो लोग संसद तक मार्च निकालेंगे और उसका नेतृत्व करेंगे सोनम वांगचुक। लेकिन जिस तरह से उनके हालात, उनकी जो हालत है, उनकी जो तबीयत है, वो दिन पर दिन बेहद खराब होती जा रही है, उनकी सेहत जो है डाउन हो रही है, उसके चलते सभी में चिंता बनी हुई है और अब बॉलीवुड का साथ भी उनको मिलता जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर या विपक्ष किस तरह से सरकार के खिलाफ प्लान कर रहा है, सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में। तो प्रोफेसर स्वामी जी, यहां पर जिस तरह से देखा जा रहा है, विपक्ष एक तैयारी कर रहा है, या खासकर हम बात करें राहुल गांधी के 17 तारीख को होने वाले उस कार्यक्रम की जो देहरादून में होने जा रहा है। आप जानते हैं कोटा में सबसे पहले छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया था। उस कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से की गई थी। आप जानते हैं राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और वहां पर ये दावे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से कि जितने भी पीजी के मालिक हैं या जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, उनको डराया धमकाया गया है कि अपने छात्रों को, युवाओं को उस कार्यक्रम में ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन जिस दिन वो कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से भीड़ वहां उमड़ी और जिस तरह से छात्रों के बयान वहां पर आए, कई छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद रहीं और उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी के संवाद को सुना, उनकी बात को समझा और यह माना कि अब देश के पास एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो गया है। उसके बाद क्या लगता है आपको कि देहरादून में जो कार्यक्रम होने जा रहा है 17 तारीख को, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, जोर शोर से कांग्रेस कर रही है, तो क्या सरकार वहां पर इस कार्यक्रम को होने देगी या फिर वहां पर भी कोई अड़वंगा लगाया जाएगा या कोशिश की जाएगी, या फिर अगर यह कार्यक्रम हुआ तो उसका क्या असर हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो अंशिता ये है कि जो देहरादून का परेड ग्राउंड है जहां पे ये संवाद होने का निश्चय हुआ है, उसकी कैपेसिटी नहीं है वो 50,000 70,000 आदमी से ज्यादा को जे सके। और 2.5 लाख आदमी लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो मैं कल्पना कर सकता हूँ आसपास की रोड में किस प्रकार का जन सैलाब होगा। देखिए, ये भी बिल्कुल सही बात है कि पुष्कर सिंह धामी जो है सारा कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम को असफल कराने के लिए, वो हर कुछ संभव प्रभाव करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि उत्तराखंड के अंदर जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, वो इतनी ज्यादा अलोकप्रिय हो गई है
और पुष्कर सिंह धामी, आपको पता है जब असेंबली का इलेक्शन इस बार का हुआ, वो इलेक्शन हार गए खटीमा से। जी। फिर उसको दोबारा इलेक्शन करा के कहीं और उन्हें जिताया गया, खटीमा से वो इलेक्शन हार गए थे। इसका माने वो आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है उत्तराखंड का, जो खुद इलेक्शन वहां के जो लोग थे खटीमा के, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और अगर कांग्रेस यूनाइटेड होकर उत्तराखंड में अगर इलेक्शन लड़ती है तो वहां पे मेरे ख्याल से अगली सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए जी। तो ये राहुल गांधी की जो रैली होनी है, ये संवाद होना है, मेरे ख्याल से जो देखेंगे 17 तारीख को जब बात करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा सफल कार्यक्रम, और गणेश गोडियाल वहां पे जो इस समय सबसे बड़े टॉलेस्ट लीडर हैं कांग्रेस के, या प्रीतम सिंह हो या बाकी हरीश रावत हो, सारे लोग सक्रिय हैं, सब लोग कर रहे हैं। और वहां पे जो इनका युवा कार्यकर्ता है वो भी बहुत ज्यादा मोबिलाइज्ड है। तो मेरे ख्याल से जो वहां पे जितने डिग्री कॉलेजेस हैं, बाकी जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहां के अंदर भी कांग्रेस का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है। तो मुझे लगता है बहुत सफल कार्यक्रम होगा, और उससे ये दिशा पता चलेगी कि धीरे धीरे, पहले जैसे पटना में रैली करने की बात थी, देश में करने की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव इज ए बिग ब्रदर, बिहार के अंदर तेजस्वी इज ए बिग ब्रदर, लेकिन उत्तराखंड ऐसी जगह है जहां कांग्रेस को सीधे लड़ना है, और 5 वहां पे लोकसभा की सीटें भी हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर, जहां पे हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी है और अगला इलेक्शन जीतने की संभावना है। आपको पता होगा मणिपुर के अंदर, जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, वहां पे भी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स ने और बड़े बड़े लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपको ये भी पता है कि वहां 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं, दोनों कांग्रेस जीती इस बार 2024 में। तो मणिपुर भारतीय कांग्रेस के लिए बहुत आसान है, उत्तराखंड बहुत आसान है, अगर ये एकजुटता से इलेक्शन वहां पे लड़े। तो राहुल गांधी ने जो सिलेक्शन किया है देहरादून का, उत्तराखंड का, मेरे ख्याल से एक सफल कार्यक्रम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार जो है वहां पे कांग्रेस अभी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड, क्योंकि मेरी ननिहाल जो है उत्तराखंडी में है, और मैं जानता हूं वहां के लोगों का, जो पुराने लोग हैं उनके अंदर वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सैनिकों की पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, वहां कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, और इसको पूरी जानकारी जो है कांग्रेस ने एक ट्वीट के सहारे से दी है। पहले हम चाहेंगे कि उस ट्वीट को स्क्रीन पर लाया जाए, कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने ये जो 17 जुलाई को देहरादून में जो कार्यक्रम होने वाला है राहुल गांधी का, उसके लिए एक जबरदस्त ट्वीट लिखा है। कांग्रेस ने लिखा है, तैयारी करो पेपर लीक मिलेगा, सवाल पूछो देश विरोधी का दाग मिलेगा, लाखों खर्च करो ना शिक्षा ना रोजगार मिलेगा, यही आज की शिक्षा व्यवस्था का असली सच है। हम सभी को मिलकर इसी व्यवस्था को बदलना है और छात्रों की आवाज बुलंद करनी है, इसलिए जुड़िए। और एक लिंक यहां पर साझा किया गया है और इसके नीचे तारीख लिखी है 17 जुलाई 2026, जगह देहरादून, और हैशटैग है छात्रों की गूंज। और छात्रों की गूंज के नाम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पहले कोटा में हुआ था। बिल्कुल सही बात आपने कही है स्वामी जी की, लगातार ये देखिए, ये भी एक बड़ी बात है, पहले राजस्थान को चुना गया, वहां पर भी कांग्रेस को किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर भी सीधे आमने सामने की लड़ाई है। देखिए ये गौर करने वाली बात है कि वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई है। और दूसरी जगह जो राहुल गांधी की तरफ से चूज की गई है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उत्तराखंड, वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई है। ये गौर करने वाली बात है यहां पर स्वामी जी कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी के सहारे कांग्रेस इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मानी बात है कि कांग्रेस को अपनी जड़ें मजबूत करनी है जी, और ये भी बात सही है कि आज के तारीख में राहुल गांधी ने पिछले 2-3 साल से जैसे अपनी पदयात्राएं की हैं और जनता से वो जुड़े हैं, तो मानी बात है उनकी जो पकड़ है वो ज्यादा हो गई है जी। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, जैसे दलित समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, तो कांग्रेस के नीचे अपने को सुरक्षित महसूस करता है। अच्छा, युवाओं जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे 14 में, 19 में, 24 में, किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने समर्थन किया था, उनका मोहभंग हो चुका है। और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और ये बिल्कुल सही बात है कि आज के तारीख में भाई, एक तो परिवारों की आमदनी कम हो रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, माँ बाप किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको ये एक लत लग गई है, और अच्छी लत है ये कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा। तो वास्तविकता में शिक्षा का महत्व लोगों ने समझ लिया है, लेकिन उससे ज्यादा उनका दिल टूटता है, उनके निराशा उनको होती है जब उनको पता चलता है कि शिक्षा पद्धति खराब कर दी है, पूरे बेसिक स्कूल का जो स्ट्रक्चर है उसे खत्म कर दिया गया है। हजारों स्कूल, मतलब एवरी डे 25 स्कूल्स आर बीइंग क्लोज्ड।
तो आपने पूरी नींव को हिला के रख दिया है। उसके बाद किसी तरह बच्चा बेचारा मेहनत करके माँ बाप की तपस्या से पढ़ लिख के तैयार हो जाता है, फिर उसके एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो जाते हैं जी। तो मतलब एक तरह से ये जो युवाओं के आशाओं पे तुषारापात हुआ है, और जो 2014 के पहले कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो मेरे ख्याल से वही स्थिति बन गई है आज की तारीख में। 2004 में जब अटल जी की सरकार कोई सोच नहीं रहा था गिर जाएगी, और वो गिर गई थी। कारण ये था, उन्होंने कहा था इंडिया शाइनिंग, तो जनता ने कहा भाई इंडिया शाइनिंग इसको कहते हैं कि हमारे घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे घर में महंगाई के बोझ बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। और इस बार भी भाई ये लोग तो अपनी आदत से बाज नहीं आते, ये तो ये दिखा रहे हैं कि जैसे डंका बोल रहा है विश्व के अंदर। अच्छा, ऐसा डंका बोल रहा है अंशिता जी, कि यूएनओ जो है स्वतः संज्ञान लेके ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एसआईआर के माध्यम से अल्पसंख्यकों के वोट काटे। माने यूएनओ तो हमारी खबर पहुंच गई, बिल्कुल यूएनओ भी कंप्लेंट कर रहा है। इसका माने जहां पे करीब करीब जितने भी राष्ट्र हैं उसके अंदर मेंबर्स हैं, वहां पे हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और यहाँ कहा जा रहा है हमारी साहब वो डंका बोल रहा है। जहां यूरोप जाते हैं वहां पत्रकार पीछे पड़ जाते हैं, सम्मेलन कीजिए, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते हैं वहां लोग कहते हैं प्रश्नों का जवाब दीजिए, तो इसे डंका बोलने थोड़ी कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर भारत में प्रेस की आजादी नहीं है, इसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स आती हैं। लगातार हमारी संख्या गिरती चली जा रही है, पासपोर्ट के मामले में लगातार संख्या गिरती चली जा रही है, भारत लगातार ग्राफ नीचे होता चला जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनते चले जा रहे हैं। तो ये तमाम दावों की झूठे दावे हो रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, उसकी पोल खुल रही है। डबल इंजन सरकारों में घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, चंदा चोरी हो रही है, जमीनों को लेकर घपले हो रहे हैं, ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। यानी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, और इसी को लेकर विपक्ष ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया स्वामी जी। 16 तारीख को एक इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। सबसे पहले तो 16 तारीख में ये पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे सरकार को घेरना है, क्योंकि आप भी जानते हैं संसद सत्र के अंदर सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कैसे वो ये सत्र चलने ही ना दे। बस विपक्ष अपनी बात कहता रहे, लेकिन सरकार विपक्ष की बात को अनसुनी करे, विपक्ष को जो है बाहर निकाल दिया जाए, जैसे कि हर बार होता है, और धीरे से पीछे से वो सिर्फ अपने विधेयकों को पास करा ले। ये पूरी कोशिश, और इसके लिए ही संख्या बल बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार सरकार को घेरना कैसे है, और इसी सबका पूरा जो है प्लान 16 तारीख को तैयार किया जाएगा। 16 जुलाई को सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होने वाली है, और यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके अगले ही दिन 17 तारीख भी बहुत गहमा गहमी रहने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी देहरादून जा रहे हैं, और 20 जुलाई को तो जबरदस्त माहौल होने ही वाला है, क्योंकि एक तरफ संसद सत्र चलेगा, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जो छात्र इतने दिनों से बैठे हुए हैं वो मार्च करेंगे, और सोनम वांगचुक के नेतृत्व में करेंगे। और ये बड़ी बात है कि सोनम वांगचुक को अब पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। आज पूरे दिन छाया रहा ओम वैद्य का वो वीडियो, जो आपको याद होगा 3 इडियट्स मूवी में उन्होंने चतुर का किरदार निभाया था। उन्होंने कहा है कि फुनसुक वांगडू को मरने नहीं देना है, यानी उन्होंने बताया है कि फुनसुक, मतलब पूरा उन्होंने रिलेट करके पूरा समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका जो ये तरीका है वो हर युवा तक पहुंच रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है ओम वैद्य ने, वो युवाओं में एक जोश भर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जीनत अमान या तमाम जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, वो सारे लोग अब अपील कर रहे हैं कि कैसे जो ये आंदोलन छिड़ा है, जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक ने किया है, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका साथ हम सबको देना चाहिए। और बड़ी बात यह कि सरकार से अपील की जा रही है कि अड़ियल रवैया छोड़िए और बात करिए इन छात्रों से, उन युवाओं से, लेकिन सरकार तो सुनने को राजी नहीं है। तो जैसे कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे स्वामी जी, क्या लगता है आपको 20 मार्च तक जो ये संसद सत्र तक जो मार्च का ऐलान किया गया है 20 जुलाई तक, ये क्या होगा? क्या ये मार्च हो पाएगा, या फिर सरकार उससे पहले कोई प्लानिंग कर देगी इस अनशन को तुड़वाने के लिए, या छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, मतलब कुछ तो सरकार करेगी ही? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जीनत अमान की बात तो छोड़िए, अनुराधा पौडवाल जी, वो अनुराधा पौडवाल जो कि भक्ति, संगीत और भजन कीर्तन के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है। माने एक प्रकार से हमारे गीत में और भगवान के भजनों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया है जी। वो अनुराधा पौडवाल में पॉडकास्ट के अंदर खुलेआम ये कह दिया, किस आप जो है विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, कैसा विश्वगुरु? तो इसका मतलब यह है कि लोगों की हिम्मत खुलने लगी, अब एक एक करके लोग सामने आने लगे हैं। तो अनुराधा पौडवाल का, जो कि बेसिकली मानी जाती थी कि राइटिस्ट हैं और बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू सनातनी हैं, अब वो कट्टर सनातनी हिंदुओं का भी
सब्र का बांध टूट रहा है कि हर तरफ डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, हर मंदिर के अंदर हो रही है। बद्रीनाथ में भी पकड़ लिया गया वो आदमी, केदारनाथ के अंदर सोना चोरी, मतलब हर मंदिर के अंदर जहां आप हाथ डालिए आपको पता चल रहा है चोरी डकैती हो रही है, बच्चों के भविष्य की डकैती हो रही है। तो देखिए, लेकिन अब 20 तारीख को क्या होगा, ये जो मुद्दा है, इसमें मुझे जो अभी तक मैंने अध्ययन किया, 3 बार मैं जंतर मंतर गया हूं जी, देखिए, मुझे लगता है कि अब ये भी देखना है कि सरकार इससे रिएक्ट कैसे करेगी, इसको हैंडल कैसे करेगी। मुझे ये भी लगता है षड्यंत्र हो सकता है सरकार का, 20 तारीख को इनको जंतर मंतर से निकाले और जब बाहर निकल जाएं तो सील कर दे, फिर अंदर ना घुसने दे, इस आधार पे कि भाई आप तो आपको परमिशन खत्म हो गई थी लेकिन आप बैठे हुए थे, अब आप बाहर निकल गए तो हम आपको नहीं घुसने देंगे, क्योंकि किसी को अंदर बैठे हुए निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाहर निकल गए आदमी को घुसने से रोकना बहुत आसान होता है, बहुत आसान, मुझे लगता है हो सकता है। ये देखिए, ये सरकार कर सकती है, कुटिलता कर सकती है जी। तो मैं तो ये चाहता हूं सोनम वांगचुक हो या अभिजीत दीपिके हों, उनको इस चीज को कंसीडर कर लेना चाहिए। एक बार निकलेंगे तो क्या वापस लौट पाएंगे, नंबर 1, नंबर 2। अब उसके बाद ये लोग निकलेंगे तो मैं ये देखना चाहूंगा 20 तारीख को कितने लोग निकलेंगे। भाई अगर 50,000 लोग निकले, 1 लाख लोग निकले तो उसका दृश्य अलग होगा, लेकिन जो जंतर मंतर के बैठे हुए लोग हैं वही केवल निकले तो उसका दृश्य अलग होगा। अगर 1000-2000 आदमी निकले तो ये बैरिकेड लगा के रोक देंगे उसको, बिल्कुल, और उसके बाद कुछ नहीं होगा, ये लोग वापस आ जाएंगे और एक मैसेज भी गलत चला जाएगा पूरे देश के अंदर कि साहब इनके पास मास अपील नहीं है, इनके साथ सपोर्ट बेस नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, इस बात की तो निराशा मुझे हुई, गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पे आए, कहा गया साहब किसानों का सपोर्ट मिल गया, 4 आदमी लेके आए, भाषण दिया और चले गए। अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ही एक अपील कर देते अपने किसानों को, भाई 1000-2000 किसान तो उनके साथ होंगे, वैसे इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए थे, बड़ी बुरी तरह हारे थे, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन अगर 1000-2000 किसान भी जाके जंतर मंतर में बैठ गए होते तो इन बच्चों को ज्यादा समर्थन मिलता। फिर उसके बाद जो भी नेता वहां आ रहा है, चाहे सीपीएम का आ रहा हो, चाहे सीपीआई-एमएल का आ रहा हो, चाहे कांग्रेस का आ रहा हो या एनसीपी का, वो आते हैं मंच पे, फोटो खिंचाते हैं, एक आध भाषण देते हैं और चले जाते हैं, अपने समर्थकों का आह्वान नहीं करना है वहां पहुंचने। बिल्कुल, तो मुझे इसके खेल भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मानी बात है, देखिए वहां जितने बच्चे बैठे हुए हैं उसमें 80% लेफ्टिस्ट है, एसएफआई के हैं, एआईएसएफ के हैं, केवाईएस के हैं और आयशा के हैं, और वहां पे आम आदमी पार्टी के लोग भी। तो मैं तो ये देखना चाहूंगा, एक तो 17 तारीख, अगला वीक बड़ा हैपनिंग वीक है, 17 तारीख को राहुल गांधी को कैसा रिस्पांस मिलता है, मुझे आशा है बहुत तगड़ा रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल, और 20 तारीख को कैसा रिस्पांस जी, 20 तारीख को कैसा मिलता है, अब मैं आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई डोंट नो, हो सकता है केवल 2000 आदमी हो जो जंतर मंतर में बैठे हुए हो सकता है 1 लाख आदमी हो। अगर 2000 आदमी होंगे बिल्कुल निराशा होगी मुझे, अगर 1 लाख आदमी होंगे आशा जगेगी, इसका माने जनता तक मैसेज चला गया है। देखिए, मुझे लगता है जो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाया है, ये गलत नहीं करना चाहिए था। आज के तारीख में हर मंत्रालय में निकम्मापन है, सारे ब्रिज टूट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, हाईवेज टूट रहे हैं, 1600 करोड़ के हाईवेज बन रहे हैं, वो उसके अंदर ट्रकें और बसें घुस रही हैं। अच्छा, फिर वहां पे इथेनॉल का मामला, भाई जब कार चालक बता रहा है, कार का मालिक बता रहा है कि मेरा 30% माइलेज कम हो गया है, और उसके मिस्त्री बता रहे हैं 30% माइलेज कम हो गया है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब आप कार की ऑथराइज्ड शॉप में जाइए, वहां उनकी मशीन होती है वो चेक कर। अरे यार, ये इतनी अंग्रेजी बोलने की जरूरत क्या है भाई, मुझे भी पता है हर आदमी अपने घर में हो सकता है माइनर एरर हो 5-7% की, लेकिन कार का माइलेज तो हर आदमी चेक करता है। बिल्कुल भाई, ये सुई यहाँ पे आई तो यहाँ पेट्रोल डलवाया, जब ये दोबारा सुई यहाँ पे आई कितने किलोमीटर चली और कितना पेट्रोल मैंने कंज्यूम किया, उससे पता चल जाता है कंजम्पशन कम हो रहा है। अच्छा, ये मानी बात है, कल मैं एक प्रोग्राम में था जिसमें एक बड़े टॉप इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर थे जिनको इन चीजों का बहुत ज्यादा ज्ञान है, वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है भाई, 70% जो उसकी एफिशिएंसी है वो एथेनॉल की कम है। अच्छा, आपके इंजन तो रिसेप्टिव है नहीं, इंजन तो उसके अनुरूप ढाले नहीं गए। अब ये थोड़ी है कि हमें पानी की बजाय इथेनॉल पिला देंगे कि साहब आपको इथेनॉल में नुकसान नहीं होगा। अरे हम आदमी हैं भाई, हमारी मशीनरी जो है इथेनॉल नहीं पी पाएगी। अब वो मशीन जो बनी है, इंजन जो बने हैं 2023 के पहले, वो तो बने हैं पेट्रोल के लिए, डाल रहे हैं आप उसमें 20% इथेनॉल। तो अच्छा, वो मिस्त्री कह रहे हैं कि सारे इंजन खराब हो रहे हैं, उसके
जो सारे सिस्टम्स हैं वो खराब हो रहे हैं, लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है। अच्छा, वो एक पॉडकास्ट करते हैं वहां पे हल्द्वानी के, उन्होंने भी डाल दिया, मेरे पास मर्सिडीज कार है, अच्छा खासा 15 किलोमीटर पर लीटर का मेरे को एवरेज आता था, वो घट के 10 हो गया, अब 7 हो गया, अब हो सकता है थोड़े दिनों में 5 हो जाए। जितनी बार पेट्रोल डलवाता हूँ मुझे कहीं ऐसा ना हो 0 हो जाए, इधर मैं पेट्रोल डलवाऊं उधर जो है वो चली ही नहीं गाड़ी, और हो रहा है, स्कूटर मोटरसाइकिल चली नहीं रही है, रोक रही है, लेकिन गडकरी साहब अपने रॉ में हैं। तो कौन सा मंत्रालय ठीक काम कर रहा है भाई? हर मंत्रालय में तो शिक्षा मंत्रालय, तो जंतर मंतर में जो उन्होंने एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह साहब का और सारे मंत्रिमंडल के बर्खास्त करने का राष्ट्रपति से आंदोलन चलाना चाहिए था। एक सूत्रीय कार्यक्रम जो उन्होंने चलाया, मैं समझता हूं उसकी वजह से इनकी जो अप्रोच है, क्योंकि देखिए लेट अस बी वेरी फ्रैंक, जो नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम अर्बन मिडिल क्लास का एग्जाम है, इसमें रूरल मासेज इन्वॉल्व नहीं है भाई। रूरल मासेज जो है, रूरल जो गांव के बच्चे हैं, वो बेचारे पढ़ ही नहीं पाते, इंटरमीडिएट के बाद 70% बच्चे तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनकी समस्याएं डिफरेंट हैं। अब जैसे आप ये एथेनॉल बेच रहे हैं और एथेनॉल वाले फायदा उठा रहे, भाई किसानों के 100 रुपए क्विंटल गन्ने के दाम बढ़ा दो तो किसानों को भी फायदा हो जाए। गन्ने के दाम नहीं बढ़ाएंगे, गन्ने के दाम नहीं बढ़ाएंगे, ग्राहक को भी परेशान करेंगे, उत्पादक को भी परेशान करेंगे, सारी मस्ती जो है वो ये एथेनॉल वाले ले लेंगे। तो ये कौन सी राजनीति है भाई? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आपने यहाँ इथेनॉल का जिक्र किया ही है स्वामी जी, तो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, कई लोग सर्वे भी कर रहे हैं इस पर कि आखिर इथेनॉल का जो ये फैसला लिया गया, E20 का जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, इसके समर्थन में कितने लोग हैं। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें आधे से ज्यादा प्रतिशत लोग इस फैसले से नाराज हैं, और ये वो लोग हैं जो एनडीए समर्थक हैं, जो बीजेपी को पसंद करते लोग हैं, वो लोग लगभग 53% से 55% के जो आंकड़ा आया है, लोग नाराज हैं इस फैसले से, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो इसका भी असर आने वाले दिनों में जरूर पड़ेगा, यानी सरकार के फैसले अब सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ही नहीं होनी चाहिए थी, कई और मंत्रियों के भी इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, यानी पूरी ही सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिससे जनता नाराज है। लेकिन यहां पर राजनाथ सिंह साफ साफ कह देते हैं कि हमारे यहां तो मांगने से इस्तीफे नहीं मिलते, इससे भी जनता में नाराजगी है। खैर, ये बड़ी बात है कि 20 तारीख को इस पर सभी की निगाहें रहेंगी कि जब ये मार्च होगा तो उसमें कितने लोग जुड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है स्वामी जी, सड़क का जो होगा वो नहीं पता, लेकिन संसद के अंदर जरूर जबरदस्त बवाल मचने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। राहुल गांधी अभी से पेपर लीक मामले पर पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं, बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया आज और फिर एक बार सरकार को घेरा। वहीं दूसरी तरफ के सी वेणुगोपाल का बयान आया है कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, पूरे देश पर इसने असर डाला है, क्योंकि हजारों करोड़ों भारतीय जिनकी आस्था का सवाल है, उन्होंने आस्था में आकर ही इतने पैसे दान किए, करोड़ों करोड़ों रुपए दान किए गए, लेकिन उसका क्या हो रहा है, किसी और के घर भर रहे हैं। तो इससे नाराजगी है लोगों के अंदर, और के सी वेणुगोपाल ने साफ साफ कह दिया है कि संसद के अंदर इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। तो सबसे पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट हम पढ़ लेते हैं जो नीट पेपर लीक मामले को लेकर, या तमाम जो पेपर अभी तक लीक हुए हैं, टीईटी जो महाराष्ट्र का पेपर लीक हुआ उस पर जिस तरह से सरकार जो है मौन धारण किए हुए है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उन लोगों की बात उठाते, उन लोगों के चीजों को लेते हुए राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज के सेंटर तक गए और अब बस इंतजार कर रहे हैं बिना तारीख, बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी 3 चीजें आज ही कीजिए। नंबर 1, समय सीमा, टीईटी की नई तारीख अभी घोषित की जाए। नंबर 2, जवाबदेही तय हो, लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, भविष्य की रक्षा, जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ है उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्था की सजा अभ्यर्थी को, यह इंसाफ नहीं रहे।
17 जुलाई को देहरादून में मैं पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं अपनी मेहनत का फल मिले। यानी राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है और बहुत अच्छी मांग की है। जो ये 3 चीजों का उन्होंने जिक्र किया है कि समय सीमा अभी से बताई जाए कि कब पेपर होने जा रहा है, नई तारीख घोषित करो, क्योंकि 6 लाख अभ्यर्थी इंतजार ही कर रहे हैं। इसके अलावा लीक के जिम्मेदार कौन है, किनकी वजह से लीक हो रहा है, वो माफिया कौन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जबकि अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, अभ्यर्थियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी चीज ये कि जिन लोगों का साल बर्बाद हो गया है उनको समय सीमा में छूट मिलनी ही चाहिए। ये बड़ी मांग राहुल गांधी की तरफ से कर दी गई है और इससे जो छात्र हैं और ज्यादा जुड़ेंगे राहुल गांधी से और इसी का असर देहरादून में जरूर दिखाई देगा। स्वामी जी, क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी का जो ये ट्वीट आया है, 17 जुलाई को उनका जो कार्यक्रम होने जा रहा है, छात्रों की गूंज देहरादून में जो कार्यक्रम होने वाला है, इस ट्वीट का कितना असर उस कार्यक्रम पर पड़ता दिख सकता है? क्या होगा असर इसका? नहीं, जैसे पहले मैंने कहा, देखिए मुझे तो ये आशा है कि देहरादून का कार्यक्रम बहुत ज्यादा सफल होगा, लेकिन मुझे एक चीज और लगती है जो कांग्रेस को करनी चाहिए जी। भाई, ये यूथ कांग्रेस एसएफआई के लोग जो अपना एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के बच्चे जो हैं संघर्ष कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, हर शहर के अंदर हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। अब मुझे लगता है अच्छा, अयोध्या के अगर आप संतों साधुओं से बात करें, 50% साधु बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा चिंतित है। जो गेरुआ वस्त्रधारी हैं वो भी चिंतित हैं। ये राम जन्मभूमि के अंदर चोरी कैसे हुई? भाई, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तानी मन में कैसे पैठ बनाई थी, वही किया था ना। गांव गांव आरएसएस वीएचपी के लोग गए थे कि रामशिला दे दो, ये मिट्टी दे दो, एक पत्थर दे दो, ये करके वो जनता से जुड़े थे। तो कांग्रेस के संत, जो कांग्रेस के समर्थक संत हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातनी हैं और कांग्रेस के समर्थन के हैं। भाई, हम लोग पदयात्रा करेंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कैसे चोरी हुई है, तुम्हारी आस्थाओं की चोरी हुई है। तो इनका जो एक स्ट्रॉन्ग विकेट था जिसपे खेलना पसंद करते थे, उसी को वीक विकेट बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो गांव गांव के इनके अपने संगठन हैं और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग, या राहुल गांधी खुद ही एक पदयात्रा कर लें और उस पदयात्रा में 2 मुद्दे रखें। एक तो युवाओं का मुद्दा रखें और राम जन्मभूमि में चोरी का मुद्दा रखें। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी के खिलाफ एक यात्रा निकाल दें। अरे, हिंदू जनमानस पे इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोदी मीडिया देखते हैं, उनको चीज पता ही नहीं चलती। गोदी मीडिया में सोनम वांगचुक दिखाई जा रहे हैं, राम जन्मभूमि के अंदर चोरी दिखाई जा रही है। तो कांग्रेस को युवाओं के मुद्दों को भी स्ट्रांगली उठाना पड़ेगा और राम जन्मभूमि के अंदर चोरी जो हुई है उसका भी मुद्दा बड़ा स्ट्रांगली उठाना पड़ेगा। दोनों मुद्दे बहुत ज्यादा जनता से जुड़ाव के हैं और राम जन्मभूमि तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस को जमीन पर उतारना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एथेनॉल का मुद्दा भी जरूर उठेगा संसद सत्र के अंदर और इसकी भी कोशिश पूरी तरह से सरकार की तरफ से की जाएगी कि कैसे विपक्ष के मुद्दों को दबाया जाए। क्या लगता है आपको स्वामी जी? क्योंकि सरकार अभी तक जितने भी सत्र हुए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि विपक्ष की बात सुनी ही नहीं जाती है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और इस बार तो मुद्दों की भरमार है। राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग उठेगी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से जो शहीद हुए उनकी जो उनके नामों को छुपाया गया। पहले तो यही बोला गया कि कोई किसी तरह से कोई हमें नुकसान हुआ ही नहीं है, कोई शहीद नहीं हुआ है, और उसके 1 साल बाद नाम आ रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे भी उठेंगे। नितिन गडकरी फंसे हुए हैं, राजनाथ सिंह फंसे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान फंसे हुए हैं, कोई भी मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है जिसके खिलाफ जनता में नाराजगी ना हो स्वामी जी। और इन सबसे बचने के लिए सरकार कुछ तो कोशिश करेगी। नहीं, मुझे देखिए संसद से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है जी। अब 20 तारीख को देख लेंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं कि संसद के अंदर विपक्ष कुछ कर पाएगा। मार्शल आएंगे, उठा के फेंक देंगे, बाहर कर देंगे, फिर बाद में ये दोष लगा देंगे, गोदी मीडिया बता देगा अपोजिशन ने संसद नहीं चलने दी, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया। आप जानते हैं पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पैसों से चलता है, तो उस पर तो बहुत ज्यादा उम्मीद मैं रखता नहीं। मैं जो भी उम्मीद रखता हूँ वो सड़क पे रखता हूँ, जनता से रखता हूँ और जनता के अंदर जो मैसेज चला गया है उसको जोड़ने सकता हूं। संसद से मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन आज 17 तारीख को मेरी अपेक्षा है और मैं समझता हूं 17 तारीख का कार्यक्रम बहुत ज्यादा सफल होगा। 20 तारीख को मैं अभी श्योर नहीं हूं, यही 2-3 हजार बच्चे वहां इकट्ठे होंगे या लाखों की संख्या में होंगे। 2-3 हजार होंगे तो मैं निराश होऊंगा, लाखों होंगे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद राम जन्मभूमि के अंदर जो चोरी हुई है ये ऐसा मुद्दा है, एक एक सनातनी के दिल को छूता है
और जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी वैतरणी पे चढ़ के पार हुई है, इसी के माध्यम से उनको गिराया जा सकता है, तो इसको कांग्रेस को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए कि हमारी भावनाओं का शोषण करके कैसे चोरी डकैती हुई है। जी बिल्कुल, और तैयारी तो कांग्रेस की तरफ से की ही जा रही है, लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर अभी पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, अजय राय वहां पहुंचे भी, और तो और ये जो मुद्दे एक साथ दो मुद्दे लेकर कांग्रेस इस तरह चल रही है। एक तरफ छात्रों की गूंज वाला मुद्दा आप देख रहे हैं, पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। वहीं केसी वेणुगोपाल का जो बयान, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया, कि उन्होंने कहा है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसे संसद सत्र में जरूर उठाया जाएगा, संसद के अंदर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सरकार तो उनका जवाब देगी नहीं, जैसे कि आप कह ही रहे हैं कि अगर विपक्ष ने ज्यादा सवाल किए, ज्यादा इस मुद्दे को उठाया, तो उठवा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो फिर विपक्ष क्या सड़क पर आएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष को सड़क के लिए भी प्लान यहां पर तैयार करना चाहिए, या जिस तरह से लग रहा है कि पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आ चुका है, एकजुट है, तो सड़क के लिए भी जरूर कोई ना कोई प्लान विपक्ष की तरफ से तैयार किया गया होगा। क्या लगता है आपको स्वामी जी? नहीं, देखते हैं 16 तारीख को क्या ये लोग तैयारी करते हैं, क्या इनके अंदर सहमति बनती है। लेकिन असली मुद्दा यही है, जब तक ये सड़क पे नहीं उतरेंगे, जब तक, जैसे दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि वो उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। एवरी लीडर विल हैव टू डू इट। जो भी लीडर अपने एरिया का स्ट्रॉन्ग लीडर है, जैसे ये अपने गौतम साहब हुए हैं, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर हुए हैं उत्तर प्रदेश के, राजेंद्र पाल गौतम, और उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू कर दी हैं। जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं जो कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, संविधान को, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनको पदयात्रा अपने लोगों के साथ जन जन जाना पड़ेगा, गाँव के अंदर बैठना पड़ेगा। उनको बच्चों की, और बच्चे पीड़ित हैं, जो गाड़ियां हैं उनके जो उपभोक्ता हैं वो पीड़ित हैं, उनके दिल के अंदर दर्द है, लेकिन उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इस प्रकार के संवादों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको गांव-गांव जाके चौपाल करके उनके साथ बैठना होगा, उनको बताना होगा कि भगवान राम के नाम पे जिन लोगों ने डकैती डाली है, इनसे बड़े एंटी हिंदू, एंटी सनातनी नहीं है, इनको सत्ता से हटाइए। जी बिल्कुल, और इसके अलावा स्वामी जी, एथेनॉल का मुद्दा भी नहीं भूला जा सकता। वो भी मुद्दा इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, और इसके खिलाफ आपने देखा भी होगा, अरविंद केजरीवाल ने एक बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी से मिलने का समय मांग रहे हैं। उन्होंने भी कुछ मांगे की हैं कि बहुत सारी उनकी तरफ से भी कहा गया है कि लोग इससे ज्यादा जुड़ें, जिससे मैं पीएम मोदी के सामने आपकी बात रख सकूं। एथेनॉल से जो कमी, जो परेशानियां हो रही हैं उपभोक्ताओं को, जो गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी बातें भी उनकी तरफ से की गई हैं। और ये भी माना जा रहा है कि एथेनॉल का मुद्दा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उससे जनता नाराज उसमें दिखाई दे रही है कि जनता, और खासकर एनडीए के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो लोग अब नाराज हैं इस फैसले से भी। तो ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा जोर से गरमाने वाला है और सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। यानी मॉनसून सत्र के लिए इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, बस ये देखना है कि विपक्ष इन मुद्दों को भुनाता कैसे है। नहीं, देखिए, ये जो इथेनॉल का मामला है, पेट्रोल का मामला है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसको कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है जी। जिसके बाद भी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार है, जो भी पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता है वो भुक्तभोगी है, उसको पता है। भाई, एक तो वो ये सोच रहा है कि जब $120 पर बैरल का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस था तो आपने दाम बढ़ा दिए, अब $70 हो गया तो घटा क्यों नहीं रहे? फिर एथेनॉल मिला रहे हैं तो दाम घटा क्यों नहीं रहे? फिर हमारी माइलेज भी कम हो रही है, महंगा तेल भी खरीद रहे हैं, सारा फायदा जो है ऑयल कंपनीज कमा रही हैं या एथेनॉल बनाने वाली कंपनी कमा रही हैं, तो जनता का कौन सोचेगा? तो इसमें बहुत ज्यादा कन्विंस करने की, अरविंद केजरीवाल के पीछे जाके लोग खड़े हो जाएं जिससे वो अपनी नेतागिरी चमका दें, उसकी आवश्यकता नहीं है। जनता क्योंकि भुक्तभोगी है। भाई, जनता, ये तो हो सकता है जो आप कह रही है ना कि 55% भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो इस इथेनॉल के अगेंस्ट है, वो लोग होंगे जिनके पास गाड़ी है, स्कूटर है। हो सकता है 45% वो लोग हों जिनके पास साइकिल है या जिनके पास कुछ भी नहीं है, या उनके पास गाड़ी नहीं है, तो उनको लगता है इथेनॉल कौन सा बड़ा मैटर है। लेकिन जिसके पास भी गाड़ी है, जिसके पास भी मोटरसाइकिल है, जो गिग वर्कर है, जो बेचारा टैक्सी चलाता है, वो हर आदमी परेशान है। तो उनको कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद समझ रहा है कि उसके साथ धोखा हो रहा है और सरकार उनके साथ धोखा कर रही है, उनको लूट रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब ये तय है कि विपक्ष के पास इस बार मुद्दों की भरमार है स्वामी जी, और अब इसीलिए नजरें हैं सबसे पहले 16 तारीख पर। मतलब आपने बिल्कुल शुरुआत में जो एक लाइन कही थी कि आने वाला जो हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत ज्यादा सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत गरमाने वाला
हफ्ता है, इस पर सभी की नजरें हैं। 16 तारीख जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं, कुछ ने क्योंकि बीच में तो ये बैठकें पूरी तरह बंद हो गई थी, विपक्ष पर ये आरोप लगने लगे थे या कहें कि बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जाने लगे थे कि विपक्ष पूरी तरह बिखर गया है। लेकिन जून में जो शुरुआत हुई बैठकों की और उसके बाद से जो लगातार दौर चालू है बैठकों का, वो पैसे ही बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो इतने सारे मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन के पास इस बार, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, एथेनॉल का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के भविष्य का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे इस बार देखा जा सकता है कि मानसून सत्र बहुत ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। क्या लगता है स्वामी जी आपको? हाँ बिल्कुल, लेट अस सी। मुझे संसद से वो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या बल और मार्शल के माध्यम से और सभापतियों के माध्यम से अपोजिशन को बिल्कुल मुंह बंद करा देगी। ये कहेगी ये लोग बवाल कर रहे हैं, ये बवाल करें तो मुश्किल, बवाल ना करें तो मुश्किल। तो मुझे संसद से बहुत ज्यादा आशा नहीं है। मुझे जो भी आशा है वो सड़क से है और जनता के साथ जाने से है। अब जब यूएनओ हमारे देश के ऊपर टिप्पणी करने लगा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पत्रकार टिप्पणी करने लगे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार टिप्पणी करने लगे हैं, यूरोप के पत्रकार टिप्पणी करने लगे हैं, अब मुद्दा यह है कि जनता समझ रही है कि कोई हम विश्व गुरु नहीं बने। हमारे नेताजी जो है हमारा मजाक बनवा रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर जो कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान मीडिएट करा रहा है इजराइल और ईरान के बीच में और हमारी कोई भूमिका नहीं रह गई है। तो देखिए जनता समझ रही है, जनता तक बात, लेकिन संसद से बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और ये जो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त एक नहीं कई मुद्दे हैं, चाहे वो एथेनॉल का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, छात्रों के आंदोलन का मुद्दा हो, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन विपक्ष ने ठान लिया है कि वो सरकार को इन मुद्दों पर घेरेगा। तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है कि किस तरह से 17 तारीख को देहरादून में जाकर वो एक बार फिर सरकार को घेरेंगे, छात्रों के साथ संवाद करेंगे। और कोटा में जो संवाद राहुल गांधी ने किया था उसका असर देखने को मिला, छात्रों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है राहुल गांधी पर। जिस तरह से बयान आए छात्रों के, जिस तरह से एक तरह से अपने क्या सोचते हैं छात्र अब राहुल गांधी को लेकर, वो उन्होंने अपने व्यक्त किए भाव, उन्हें क्या लगता है, उन्हें एक लगने लगा है कि अब देश के पास एक मजबूत विपक्ष है। और ये जो शैडो पीएम के तौर पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं वो शायद पीएम को करना चाहिए। ये एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है राहुल गांधी ने। और अब विपक्ष या खासकर विपक्ष के ऊपर जनता, और जनता में खासकर छात्रों और युवाओं का जो विश्वास बढ़ रहा है, ये बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए आने वाले समय में चुनौती बन रहा है। इसके अलावा जो तमाम मंत्रियों के खिलाफ जनता में गुस्सा है वो भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। राम मंदिर को लेकर जो चोरी या घोटाला या जो चढ़ावा चोरी का जो मामला निकल कर आया है उसने भी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। और ये सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास, जो मुद्दे अब विपक्ष उठाने जा रहा है। और विपक्ष ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है कि कैसे वो सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरेगा। अब निगाहें रहेंगी 20 जुलाई पर, 16 जुलाई पर और खास तौर पर 17 जुलाई पर कि जनता विपक्ष की इस तैयारी को, विपक्ष की इस कोशिश को कैसे सराहती है, कैसे विपक्ष की इस कोशिश को और आगे बढ़ाती है, कैसे अपना समर्थन देती है, जिससे विपक्ष की जो कोशिशें हैं उसका उत्साहवर्धन और ज्यादा हो जाए। तो इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।